अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल दी टैलेंट देख रहे हैं। और आपको पता है कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन के सिलसिले में हमने लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ था, तो तबीयत की नासाजी की वजह से लेक्चर्स को रोकना पड़ा। अब बाकायदा तौर पे आगे नेक्स्ट हम अपना सिलेबस लेकर चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्टार्ट किया हुआ है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चैप्टर 3 सिलेबस में है। इसके हमने फर्स्ट 6 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 7। पार्ट 7 डील करता है एग्जेप्शंस एंड टैक्स कंसेशंस कि आपके पास किस किस इनकम के ऊपर आपके पास एग्जाम्प्ट टैक्स से या फिर कंसेशन कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डील करेंगे। ये 2 लेक्चर बनेंगे, ये 2 पार्ट बनेंगे, एक पार्ट आज और एक नेक्स्ट। तो बाकायदा तौर पे हम चले आगाज़ करते हैं। सेक्शन 41 की बात करेंगे आज हम। जो आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर 3 का 41 सेक्शन है, वो आपके पास सबसे पहले डील करेगा कि इसके मतलब एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कि आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम जो है ना, उसके ऊपर आपको कितनी एग्जाम्पशन है, किस तरह की एग्जाम्पशन है। यहाँ पे मैं एक जनरल कंसेप्ट का क्लियर कर दूँ कि अब चूँकि जो जब से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का क़याम हुआ है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम जो है ना, ये चूँकि आपके पास सूबाई गवर्नमेंट इसको डील करती है, तो इसका टैक्स भी वही जो आपके पास पंजाब गवर्नमेंट है या आपके पास केपी की गवर्नमेंट या कह लें प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो इसका टैक्स कंडक्ट करती हैं, कलेक्ट करती सॉरी। तो ये आपके पास जो एग्रीकल्चरल इनकम है, ये आपके पास फेडरल में एग्जाम्प्ट है। अगर कोई पर्सन टैक्स जो है ना, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स वो आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पे कर देता है, तो वो जो पे किया हुआ टैक्स वो दोबारा आप जो है ना, वो फेडरल में उसको जाके दोबारा नहीं देंगे। वो आपके पास वो इनकम जितनी भी एग्जाम्प्ट है, ठीक होगी बात। तो सेक्शन 41 जो है ना, ये आपके पास डील करेगा एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में। सेक्शन 41 का सब सेक्शन 1, इसके अकॉर्डिंग आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम जितनी भी है, आप जब अपनी सालाना जो रिटर्न आप फाइल करते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी आप इनकम डालेंगे वो आपके पास एग्जाम्प्ट होंगी अगर आपने टैक्स पे किया हुआ है सूबाई गवर्नमेंट को, तो वो आपके पास फेडरल में जाके एग्जाम्प्ट है। तो इसका सब सेक्शन 2, सेक्शन 41 का सब सेक्शन 2, उसके अकॉर्डिंग जो है ना, उसने डेफिनेशन दी है कि एग्रीकल्चर इनकम का मानी क्या है, मीनिंग क्या है। तो क्लास ए के अकॉर्डिंग एनी रेंट और रेवेन्यू, अब कहता है कि आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है और आप इसके ऊपर से आपको कोई रेंट आ रहा है या कोई रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू किस सूरत में आपको आता है, आपको पता है जब आप कोई फसल बीजते हैं, तो उससे जो आपको कटाई के बाद आपके पास जो इनकम आती है, वो आपके पास रेवेन्यू है, ठीक है। तो वो कहता है कि आपके पास अगर कोई किसी लैंड के ऊपर कोई आपको रेंट रिसीव हो या कोई रेवेन्यू रिसीव हो, तो वो आपके पास वो इनकम जो होगी, वो आपके पास कौन सी इनकम होगी, एग्रीकल्चरल इनकम होगी। फिर इसकी क्लास बी के अकॉर्डिंग एनी इनकम फ्रॉम, कहता है कि ये इनकम अगर आप इनमें से आपको कोई रिसीव इनकम होती है, तो वो भी आपके पास कौन से हेड में जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम के हेड में जाएगी। जैसा कि आप एग्रीकल्चर प्योर एग्रीकल्चरल हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई फसल बीजी है और उस फसल की कटाई के बाद आपको जो इनकम रिसीव होगी, वो आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम में जाएगी। या फिर द परफॉर्मेंस बाय अ कल्टीवेटर, कहता है कि अगर आप कोई आपके पास कोई कल्टीवेटर है और वो उस लैंड की परफॉर्मेंस से, यानी कि इसको किसी और यूटिलाइज़ करके भी इस एग्रीकल्चरल लैंड से इनकम रिसीव करेगा, तो वो भी आपके पास से जो इनकम आएगी वो कौन से हेड में जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम के हेड में जाएगी। या फिर इसके बाद कहता है कि आपके पास क्लास 3 के अकॉर्डिंग द सेल बाय अ कल्टीवेटर, कहता है कि कोई कल्टीवेटर है, लैंड चाहे किसी और की है, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई और बंदा आके कोई फसल बीजता है और उस फसल को वो बीजने के बाद उसको जो वो सेल करता है, तो सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आप क्लास 3 के अकॉर्डिंग आपके पास वो इनकम भी किस हेड में जाएगी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर में जाएगी या एग्रीकल्चरल इनकम में आपके पास डील होगी। सब सेक्शन 41 के सेक्शन 41 सब सेक्शन 2 की क्लास सी के अकॉर्डिंग, ओके, ये तो आपके पास बी के तहत के ये 3 हेड में से आपके पास इनकम आए, तो भी आपके पास एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी। अब क्लास सी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई एनी बिल्डिंग रेंट और रेवेन्यू रिसीव हो, कहता है कि आपके पास कोई
ऐसी बिल्डिंग आपने कोई ऑक्यूपाई की हुई है जिसको आप एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि आप फॉर एग्जांपल आप गोडाउन जो है ना वो यूज़ करते हैं, तो उस गोडाउन से जो आपको इनकम रिसीव होगी वो भी आपके पास इनकम कहाँ पे डील होगी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर जाके आप उसको के हेड के अंदर आप डील करेंगे। तो लो जी सेक्शन 41 इस सेक्शन के तहत आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम फेडरल में एग्जाम्प्ट है, जबकि आपने सूबाई में उसका टैक्स पे किया हो। ठीक होगी बात। अब सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 42 के कहता है कि डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशंस एग्जम्पशंस, कहता है कि आपके पास कोई डिप्लोमेटिक आपके पास कोई इनकम आती है किसी डिप्लोमेट को, या फिर यूनाइटेड नेशंस एग्जम्पशंस, इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन जो एज अ डिप्लोमेट कहीं पे डिप्लॉय है, कहीं की किसी जगह पे उसको जो है ना कह लें कि गवर्नमेंट ने उसको कोई ड्यूटीज़ जो है ना वो दी हुई हो, वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके एज अ डिप्लोमेट काम कर रहा हो, या फिर यूनाइटेड नेशंस में वो काम कर रहा हो, तो उस पर्सन को जो सैलरी रिसीव होगी या फिर जो उसको पेंशन रिसीव होगी वो भी आपके पास एग्जेम्प्ट होगी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 42 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के चैप्टर 3 पार्ट 7। इसमें हम एग्जेम्पशंस के बारे में डील कर रहे हैं। अब हम सेक्शन 42 पढ़ रहे हैं। 42 के अकॉर्डिंग कोई डिप्लोमेट आपके पास हो, डिप्लोमेटिक मिशन के बंदा कोई डिप्यूट हो, या फिर यूनाइटेड यूएनओ में कोई बंदा जो है ना जाके वो डिप्यूट हो, तो उसको जो इनकम रिसीव होगी वो भी आपके पास एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, जैसा कि सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इनकम एंटाइटल टू प्रिविलेज अंडर द डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर प्रिविलेज एक्ट 1972 कहता है कि किसी शख्स को ये एक्ट बनाया था, इस एक्ट के तहत आप जो है ना अपने डिप्लोमेट जो है ना वो डिप्लॉय करते हैं या डिप्यूट करते हैं बाहर की कंट्रीज़ में। कहता है कि इस एक्ट के तहत अगर कोई बंदा आपने डिप्यूट किया हुआ किसी फॉरेन कंट्री में एज अ डिप्लोमेट और उसको जो सैलरी रिसीव होगी वो आपके पास एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 42 की सब सेक्शन 1 के तहत। सब सेक्शन 2 के तहत अगर आपने कोई ऐसा बंदा डिप्यूट यूनाइटेड नेशंस के अंदर किया हुआ है और यूनाइटेड नेशंस के एक्ट 1949 के तहत अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटीज़ जो है ना वहाँ पे सर अंजाम दे रहा है, तो उसको भी जो सैलरी रिसीव होगी वो भी आपके पास एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। तो सेक्शन 42 के सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर कहता है कि ये दोनों की डिप्लोमेट कोई हो या फिर कोई यूएनओ के, वैसे यूएनओ के अंदर कोई बंदा डिप्यूट हो और उसको कोई पेंशन रिसीव हो रही हो, तो वो पेंशन भी आपके पास एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। और किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 42 के सब सेक्शन 3 के तहत। तो सेक्शन 42 तो आपके पास डील करता है कौन सी इनकम को? डिप्लोमेटिक मिशन के ऊपर कोई बंदा आपके पास डिप्यूट हो और उसके पास उसको कोई इनकम रिसीव हो रही हो, तो वो आपके पास एग्जेम्पशन होगी अंडर सेक्शन 42। अब आपके पास जो सेक्शन 43 है वो डील करता है कि आपके पास फॉरेन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो अगर आपके मुल्क में डिप्लॉय हैं तो उनकी इनकम के ऊपर जो है ना वो टैक्स किस तरह से चार्जेबल होगा, क्या वो एग्जेम्प्ट होगी या नहीं होगी, इसके बारे में बात करेंगे सेक्शन 43 के तहत। वो कहता है कि आपके पास फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं आपके कंट्री में, कहीं वो डिप्यूट हैं, किसी एम्बेसी में डिप्यूट हैं, तो ये नीचे कंडीशंस दी गई। इन कंडीशंस के अंदर आने वाले शख्स की जो इनकम रिसीव होगी वो भी आपके पास एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। पहली कंडीशन क्या है? सिटीज़न ऑफ फॉरेन कंट्री। कहता है कि सबसे पहले शख्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो आपके पास फॉरेन का जो है ना वो सिटीज़न हो, किसी दूसरे मुल्क का सिटीज़न हो। फिर दूसरी शर्त क्या है? सर्विसेज सिमिलर टू फेडरल गवर्नमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़। कहता है कि वो ऐसी ही सर्विसेज दे रहा हो जैसा कि उस मुल्क के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर सर्विस ली जाती है। जैसा कि यहाँ पे अगर कोई डिप्लोमेट है, कोई बंदा डिप्यूट है और वहाँ पे भी उस दूसरे कंट्री में भी कह लें कि डिप्लोमेट उसी तरह से डिप्यूट होते हैं, यानी कि सेम सर्विसेज हों कि गवर्नमेंट के उस तरह भी गवर्नमेंट के अंडर कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो बंदा डिप्यूट हो दूसरे कंट्री में भी, और अगर वो पाकिस्तान में भी उसी तरह से काम कर रहा हो जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट के उसके अपने कंट्री के अंदर जो है ना लाज हैं, उस तरह से अगर कोई बंदा आपके पास डिप्यूटेड है तो वो भी आपके पास उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी अंडर सेक्शन 43। वो कहता है कि बिल्कुल इसी तरह से एग्जेम्पशंस ग्रांट बाय फेडरल फॉरेन गवर्नमेंट।
कहता है कि बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम्पशंस उसको भी इस मुल्क के अंदर जो है ना, यानी कि एग्जाम्पशन उसको रिसीव होगी, वो एंटाइटल होगा एग्जाम्पशंस के, कि जिस तरह के उसके अपने मुल्क के अंदर जो है ना, उस शख्स के फॉरेन कंट्री के अंदर भी एग्जाम्पशंस जो है ना वो कह लें कि प्रोवाइड की जाती हों। तो सेक्शन 43 वो आपके पास फॉरेन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की इनकम के बारे में बात करता है कि इनको रिसीव होने वाली इनकम भी क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। फिर इसके बाद सेक्शन 44 बात करता है आपके पास कि आपके पास कोई इनकम रिसीव हो रही हो किसी शख्स को, किसी पर्सन को, और किसी एग्रीमेंट के तहत, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत उस शख्स को अगर इनकम रिसीव हो रही हो तो भी वो इनकम आपके पास एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी अंडर दीज कंडीशंस। ये 3 कंडीशंस उसके अंदर होगी, ये 3 क्लास के अंदर आने वाला शख्स अगर कोई फॉल कर रहा है तो वो जो है ना उसकी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। सबसे पहले उसकी जो है ना वो इनकम होनी चाहिए एनी पाकिस्तानी सोर्स इनकम। अब मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझाने के लिए आसान सी मिसाल देता हूँ कि अब हमारा एक चाइना के साथ जो है ना CPEC का एग्रीमेंट एक चल रहा है। उस एग्रीमेंट के तहत आपके पास अगर कोई ऑफिशियल काम करता है या फिर कह रहे कि कोई कंपनी काम करती है, तो गवर्नमेंट ने चाइना के साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कि हमने इतनी आपको एग्जम्पशन देनी है और इतने आपसे टैक्स रिसीव करेंगे। तो ये एक एग्रीमेंट के तहत जो है ना, अगर आप उसके साथ एग्रीमेंट कर लेते कि हम आपको एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स करेंगे, तो भी आपके पास उस शख्स की जो इनकम है अगर कोई एग्रीमेंट के तहत आ जाता है तो उसकी इनकम जो है ना वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। किस सूरत में? एक तो वो पाकिस्तान के किसी भी कोई भी सोर्स आप उसके पास इनकम का हो, ठीक है। कोई अगर यानी कि फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट कर लेते चाइना की किसी कंपनी के साथ, किसी और यूरोपियन कंट्री की कंपनी के साथ कि आप यहाँ पे आकर जो है ना अपनी कोई फर्म लगाएं, कोई आप कोई यहाँ पे कंपनी लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, तो हम आपको जो है ना एग्जम्पशन देंगे। तो इसके बाद इसकी सब सेक्शन 44 के सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग एनी सैलरी नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कहते हैं कि किसी एग्रीमेंट के तहत अगर कोई आपके पास फॉरेन पर्सन आपके पास आके कोई असाइनमेंट क्लियर करता है या फिर कोई जॉब करता है इधर आके, और वो एग्रीमेंट के तहत लेबर वहाँ से मंगवाई जाती है किसी दूसरे कंट्री से, तो कहता है कि वो भी आपके पास एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। या फिर आपके पास कहता है कि अगर थर्ड जो इसकी इसका सब सेक्शन 3 उसके अकॉर्डिंग कोई कंट्रैक्टर हो, कोई कंसल्टेंट है और कोई एक्सपर्ट हो, जैसा कि आप अपने कंट्री के अंदर कोई मखसूस असाइनमेंट को जो है ना आप उसको कह लें कि कंप्लीट करने के लिए बाहर से कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेते हैं और उसके साथ गवर्नमेंट के साथ आप एग्रीमेंट करते हैं, या फिर आप कोई कंसल्टेंट आप हायर करते हैं, या कोई भी एक्सपर्ट आप किसी प्रोजेक्ट के लिए आपके पास किसी कोई भी प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट है, बिजली का कोई प्रोजेक्ट है आपके पास, पानी का कोई प्रोजेक्ट है आपके पास, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट हो, इसके लिए आप कोई एक्सपर्ट्स लेते हैं, कोई कंसल्टेंट लेते हैं, या कोई भी आप जो है ना सर्विस लेते हैं, तो उस शख्स को हासिल होने वाली इनकम जो है ना वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। तो ये इसका पार्ट 1 है। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर कल हम जो एग्जम्पशंस को हम एंड करेंगे।